हेलो फ्रेंड्स। आपके सामने इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बर्जर पेंट्स की। और आज एशियन पेंट्स के साथ बर्जर पेंट्स के भी नतीजे आए, तो दोनों के अंदर थोड़ा सा कंपैरिजन भी हम साथ में करेंगे आज। तो बर्जर पेंट के बारे में मैं बात करूं, लेकिन मैं उससे पहले जो है इसके पहले प्राइजेस या इनकी जो वैल्यूएशंस उनके बारे में बात करते हैं, बजाय कि जो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो मेरे सामने जो बीएससी की साइट से जो हमने कलेक्ट किए हैं, जो कि बर्जर पेंट्स ने पेश किए। तो सबसे पहले देखिएगा, इसकी अगर हम प्राइस मूवमेंट की बात करें या प्राइस की बात करें, तो ये शेयर जो करीबन 500 रुपये के आसपास के जो शेयर प्राइस हैं उन पे जो है भी ट्रेड कर रहा है। और ये जो शेयर प्राइस हैं, इसकी अगर बुक वैल्यू की बात करें तो ये जो बुक वैल्यू है ये केवल 25 रुपये है। यानी कि अगर हम बुक वैल्यू की बात करें, 25 रुपये का मतलब होता है कि बुक वैल्यू से करीबन करीबन 20 गुना ज़्यादा कीमत पर ये जो शेयर है भी ट्रेड कर रहा है। इसके 52 वीक लो की बात करें तो 300 रुपीज़ है, और 52 वीक हाई की बात करें तो 597 है। तो यानी कि अपने हाई प्राइस से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। करीबन करीबन जो है 15% के जो है नीचे भी ट्रेड कर रहा है। अभी ये जो शेयर कहाँ पर जो है ट्रेड करता रहा है, पीछे किन पी वैल्यूशंस पर, तो अगर हम बात करें तो जैसे 2020 का जो साल है ये, इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये शेयर कभी भी 63 की पी रेशो से नीचे नहीं आया है। लेकिन अगर हम 2019 में बात करें तो ये जो शेयर्स है ये जनरली 55 की पी रेशो जो है लोअर एंड पे जो है रखता था, और हायर एंड में जो है 65 या 68 की पी रेशोज। इसी तरीके से अगर 18 की बात करें तो ये जो शेयर है इसकी जो पी रेशोज होती थी वो बिलो 55 के आसपास रहती थी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 50 के आसपास रहती थी। तो ये इसके अंदर एक री रेट हो रही है, धीरे धीरे करके इसकी पी रेशो बढ़ती जा रही है। और पहले तो ये देखिएगा, ये जो शेयर अगर यहाँ पर देखिएगा तो ये शेयर बिलो जो है 50 यानी कि 45 की पी रेशो के आसपास ट्रेड करता था 2017 में। तो अभी से शेयर्स के अंदर एक री रेटिंग जो है हुई है, और जिसकी वजह से ये ऊपर के पी रेशो पर, और फिलहाल तो ये 74 की पी रेशो के ऊपर शेयर ट्रेड काम कर रहा है। तो जो 74 की जो पी रेशो है ये काफ़ी जो है बड़ी पी रेशो होती है, यानी कि एक प्रीमियम वैल्यूशन मिल रहे हैं, और इस तरीके की कंपनीज को प्रीमियम वैल्यूशन मिलते भी हैं। तो यहाँ पर जो इसी तरीके की जो और कंपनियां हैं, अगर उनसे भी हम अगर इसको कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है एशियन पेंट्स जो है, इससे बड़ी कंपनी जो है वो एशियन पेंट्स है, जो साइज़ में इससे 3 गुना बड़ी है। अगर उसके भी मुकाबले में बात करें तो इसकी पी रेशो उससे भी ज़्यादा है। इसके अलावा जो छोटी कंपनी से बात करेंगे तो कैंसई नेरोलैक और अकोजो नोबल है। हालांकि उनकी वैल्यूशन जो है, सबसे जो कंफर्टेबल वैल्यूशन है वो अकोजो नोबल की हैं, अगर पूरे सेगमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पर, क्योंकि लेकिन वो साइज़ में कंपनियाँ भी छोटी हैं। तो यहाँ पर ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये जो कंपनी एशियन पेंट्स है वो सबसे अच्छी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो दे रही थी फिलहाल। लेकिन वैल्यूशंस वाइज जो है बर्जर पेंट जो है सबसे ज़्यादा वैल्यूशंस पर ट्रेड कर रहा है आज की डेट में भी, अगर हम पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो। अब अगर हम इसी सेगमेंट के अंदर बात करें कि भाई साहब ये ग्रोथ कितना कर रहे थे, अगर हम बात करें कि पिछले 3 साल के अंदर बर्जर पेंट ने शेयर प्राइस में 27% की रेट से हर साल इंक्रीज किया है, जबकि 3 साल के अंदर उसका प्रॉफिट बढ़ा है खाली 10%। यानी कि प्रॉफिट बढ़ा है 10% की वजह से, 10% की ग्रोथ से, और शेयर प्राइस बढ़ा है 27% से। तो इसका मतलब है कि इस शेयर्स को मार्केट ने री रेटिंग की है, और री रेटिंग में इसको अपर साइड की रेट करना शुरू कर दिया है। और अगर इसके ऊपर की वैल्यूशंस भी देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है पिछले 10 साल में इनकी 20% रही है, अगर 10 साल का CAGR देखें तो। लेकिन शेयर प्राइस में 34.21। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जब ये कंपनी आज से 10 साल पहले चलती थी तो कम वैल्यूशंस मिलती थी, और आज इनको वैल्यूशंस ज़्यादा मिल रही हैं। बैलेंस शीट के अंदर ऐसा नहीं है कि डेट की कोई दिक्कत है, तो डेट बैलेंस शीट में है नहीं, और शेयर होल्डर फंड के अंदर ही जो है ज़्यादा दारोमदार है। लेकिन ऐसी कंपनीज के अंदर, चाहे एशियन पेंट्स की बात करें चाहे बर्जर पेंट्स की बात करें, इनकी जो ब्रांड की वैल्यू है, यानी कि जो इनकी पेटेंट्स हैं, जो इनके पास पेंट बनाने का जो राइट है, वो एक काफ़ी बड़ी जो है इंटेंजिबल एसेट्स होती है, या जो इनके मार्केटिंग या नेटवर्किंग में जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया वो, उसकी वजह से जो है इनको इतनी बड़ी पी रेशो मिलती है। अब देखिएगा जो बर्जर पेंट के जो रिजल्ट आए, तो ईबीटा जो है, जो ईबीटा का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रीशिएशन अलाउंसेज, यानी कि टैक्स देने से पहले, इंटरेस्ट देने से पहले और डेप्रीशिएशन देने से पहले जो इनका जो मार्जिन है, यानी कि जिसको हम एक तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 15.38 है, और जो पिछले बार 15.33 था। तो इसका मतलब है साल भर के दौरान जो मार्जिन हैं वो तो इन्होंने इंटैक्ट रखे हैं,
और मार्जिन इंटैक्ट रखने का पीछे रीज़न भी यही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब नीचे रहते हैं तो इनको मार्जिन मेंटेन करने में दिक्कत होती भी नहीं है। और Q4 के अंदर ईबिटा जो है वो देखिएगा जो है 2.09 आया है, जो कि 2.26 था, यानी कि पिछले साल के मुकाबले में ईबिटा देखिएगा यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ नजर आया है। तो ये जो ईबिटा रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ये सबसे जो है यहाँ पर जो है डी ग्रोथ दिखा रहा है इस बिजनेस के अंदर भी कि ईबिटा आपका घटा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें एशियन पेंट्स की, तो एशियन पेंट्स का ईबिटा इसके मुकाबले में ज़्यादा है। अर्निंग्स जो मार्जिन है वो 18.6% है एशियन पेंट्स में। वो कंपनी भी बड़ी है तो उसके पास मार्जिन भी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन एशियन पेंट्स को इसके मुकाबले में कम वैल्यूशंस मिल रहे हैं पिछले 6-8 महीने से। अगर हम खास बात देखें तो एशियन पेंट्स को वैल्यूशंस जो है सुकड़ते जा रहे हैं, जबकि वो इंडेक्स की कंपनी है उसके बावजूद भी। और अगर देखिएगा Q4 के अंदर, अगर इसके Q4 अगर एशियन पेंट्स के देखिए तो 4.62 आए हैं, लेकिन ये पिछले साल जो थे 4.73 थे। तो नेट प्रॉफिट रिड्यूस हुए हैं, जो मैंने आपको पिछली दूसरी वीडियो में भी बात की थी। और एस्टिमेट था 5.1 का, यानी कि करीबन 510 करोड़ के प्रॉफिट का अनुमान था, जो 462 करोड़ रुपए आए हैं। तो एशियन पेंट्स के जो रिजल्ट थे उन्होंने जो है निराश किया। और अगर बात करें बर्जर पेंट्स के, तो देखिएगा मैं इसके टेक्निकल्स देख रहा था, तो टेक्निकल्स मैंने 1 आवर के चार्ट पे देखे वेरी स्ट्रॉन्ग, 5 आवर्स चार्ट पे देखे वेरी स्ट्रॉन्ग। ये डेली चार्ट के ऊपर जो है ये कैलकुलेशन, अगर डेली अगर आप इसको देखेंगे तो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहे हैं अभी भी, अगर आप जो है टेक्निकल्स देखेंगे बर्जर पेंट के तो। और रीज़न भी बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि देखिएगा अगर पिछले 10-15 दिनों में जिस तरीके की तेजी रही है पूरी मार्केट में, तो टेक्निकल्स इस तरीके के शेयर्स के जो हैं स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और ये देखिएगा ऊपर से भी केवल 15% जो है करेक्ट हुआ है। अगर आज भी इसको अगर हम बात करें, लाइफ टाइम हाई भी उसके वही हैं जो प्राइजेज जो मैंने भी आपके साथ थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। और अगर आप इसके मूविंग एवरेजेस भी देखेंगे, आप देखिएगा 5 दिन का भी अगर मूविंग एवरेज देखेंगे तो 506 है। और अभी देखिएगा आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 516 पे हुई है। और अगर 10 दिन का देखेंगे 503 है, 20 दिन का देखेंगे एक्सपोनेंशियल 496 है, उसके बाद 50 का देखेंगे 494 है, उसके बाद देखिएगा 100 का देखिए 492 है, और 200 का देखेंगे 472 है। तो सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो भी ऑस्किलेटर्स हैं उन मोमेंटम ऑस्किलेटर में सब के अंदर स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहे हैं। लेकिन अब रिजल्ट कैसे हैं वो मैं अब आपके साथ बात करता हूँ। तो देखिएगा ये है रिजल्ट्स। अब देखिएगा कंपनी की जो जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें उपलब्ध हुई, मैं उसी इन्फॉर्मेशन को ही यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिएगा सबसे पहली बात देखिएगा यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो 1472 करोड़ के थे पिछले साल, वो इस बार 1354 करोड़ के जो है नजर आए। तो 1354 करोड़ के जो है रिजल्ट आए। सीधी सी बात क्या है कि आपको 1472 से देखिएगा आप कितना घटते हुए नजर आए, 1472 से घटते हुए 1354 पे। तो इसका मतलब है आपके 118 करोड़ की जो है सेल आपकी घट गई। और अगर इसको आप यहाँ पे देखें पिछले साल के मुकाबले में, तो ये करीबन 8% की डी ग्रोथ जो है देखने के लिए मिली है। और ये जो 8% की डी ग्रोथ है ये सिमिलरली एशियन पेंट्स के साथ भी है। तो इसका मतलब है पूरे सेक्टर के अंदर डी ग्रोथ हो रही है। तो आप ये देखिएगा 8% की डी ग्रोथ वहाँ पर भी थी और 8% की यहाँ पे है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल घटा हुआ है, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल घटना भी था क्योंकि अगर सेल घटेगी तो रॉ मटेरियल भी कम कंज्यूम करोगे। इसी तरीके से परचेज गुड्स की वैल्यू थोड़ी बढ़ी हुई है, ऐसा एशियन पेंट्स में भी ऐसा ही था। इन्वेंट्री बढ़ी हुई, इन्वेंट्री डबल है पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले, यहाँ पर भी डबल हुई है। रीज़न बड़ा सिंपल सा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इन्वेंट्री बढ़ी है इसमें लॉकडाउन के जो है 10 दिन का पीरियड भी जो है शामिल है। एम्प्लॉय कॉस्ट सिमिलरली एशियन पेंट्स में भी इसी तरीके से बढ़ी है। और अगर आप फाइनेंस कॉस्ट की बात करेंगे तो नेग्लिजिबल है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। डेप्रिसिएशन का अमाउंट मोर और लेस सेम ही है। उसके बाद जो है अदर एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे एशियन पेंट्स के मुकाबले में इनके अदर एक्सपेंसेस कम बढ़े हैं, जो कि एशियन पेंट्स में अभी थोड़ी देर पहले मैं एनालिसिस कर रहा था तो ज़्यादा बढ़े हैं। अब उसके बाद अगर यहाँ पर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट्स कम है तो टैक्स भी कम है, और टैक्स के रेट भी कम थे तो टैक्स कम आया। और 103 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है इस कंपनी ने जनरेट किया है। देखिएगा ये जो प्रॉफिट्स हैं 103 करोड़ रुपए के, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं केमिकल सेक्टर के अंदर जो 103 करोड़ रुपए के से ज़्यादा के प्रॉफिट जनरेट करते हैं, लेकिन इस बर्जर पेंट्स के मुकाबले में कहीं 1/5 कीमत पर भी जो है उपलब्ध होती हैं। लेकिन रीज़न यह है कि यहाँ पर ब्रांडिंग है, इसलिए इतनी ज़्यादा वैल्यूशंस
इस तरीके के शेयर्स को मिलती है। तो ऐसे शेयर्स में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ तो क्रिएट नहीं हो सकती, लेकिन एक सस्टेनेबल जो है रिटर्न्स आने की जो है चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर कोई भी अबनॉर्मलिटी आती है इस तरीके के शेयर के अंदर, तो ध्यान रखिएगा वो यहाँ पे पनिशमेंट ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हाई पी रेशियोज की वजह से अगर एक इनके इंटेंजिबल्स या जो इनकी गुडविल है, जो इनकी मार्केट में नेटवर्किंग बिजनेस है, जो नेटवर्क है, उसकी वजह से जो है कभी कभी हमने पास्ट में देखा है कि ऐसे जो बेहतरीन शेयर्स होते हैं उनके अंदर भी जो है डाउनग्रेड जो है हो जाती है, री रेटिंग हो जाती है पी रेशो की। तो यहाँ पर जो है इस समय पर जो है हालांकि मार्केट में लिक्विडिटी भरपूर है, तो ऐसा तो मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि जो है डी रेटिंग होगी। लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले में भी देखिएगा प्रॉफिट जो है करीबन करीबन जो है आप देख सकते हैं कि करीबन 8% का जो प्रॉफिट में डिक्लाइन यहाँ पर भी है। तो आप देखेंगे एशियन पेंट्स में और इसमें दोनों में डिक्लाइन सेम है। और देखिएगा अगर ये 6.76 की जो है पूरी साल की जो है आपकी ईपीएस है, तो आप देखिएगा 6 रुपये 76 पैसे की जो ईपीएस है उसके मुकाबले में अगर आप इस शेयर की कीमत देखेंगे 516 रुपये, तो ये शेयर कितनी पी रेशो पर जो है भी ट्रेड कर रहा है। तो आप देखिएगा 516 डिवाइडेड बाय 6.76 दैट इज 76। तो देखिएगा ये 76 की पी रेशो के ऊपर जो शेयर्स काम कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसमें एक इनको जो पॉजिटिव मिल रहा है वो मिल रहा है क्रूड ऑयल के प्राइजेस। जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइस रिवर्स होंगे तो इनके लिए जो है एडवर्स सिचुएशंस हो सकती है। कैश फ्लो की बात करें तो इन्होंने कितना कैश जनरेट किया, बैलेंस शीट के अंदर कोई डेट नहीं है, मोर और लेस सेम ही है। लेकिन अगर बैलेंस शीट में बात करें कि वेल्थ कितनी जनरेट की इन्होंने इक्विटी शोल्डर्स की बैलेंस शीट बेसिस पर, तो देखिएगा यहाँ पर भी आपको जो जंप दिखेगा वो करीबन करीबन 9% के आसपास का। तो 9% ये ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। इससे पिछले साल जबकि इन्होंने जो है 15% ग्रोथ दिखाई थी। तो अब यहाँ देखिएगा अगर हम ये बात करें तो कि 2667 जो है शेयर होल्डर फंड की वैल्यू होगी, जो पिछले साल 2447 थी। तो अगर आप यहाँ पे 2447 पर अगर इसकी परसेंटेज को देखेंगे तो ये 8.99 बनती है, जिसको मैंने कितना लिखा है 9%। तो 8.99% है। जबकि यहाँ पर देखिएगा अगर पिछले साल शेयर होल्डर की वेल्थ को कितना इंक्रीज किया था, तो यहाँ पर शेयर होल्डर की वेल्थ हुई थी 276 की, जो कि 2171 की वेल्थ से बढ़कर हुई थी। तो करीबन करीबन जो है 13% की वेल्थ जनरेट हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ पर 13% की वेल्थ क्रिएट की थी, यहाँ पर 9% की वेल्थ क्रिएट की थी। इसका मतलब है कि पूरे बिजनेस के अंदर एक चीज़ पक्का है पेंट कंपनीज में कि डी ग्रोथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस तरीके के शेयर से अभी हाल फिलहाल में दूर रहना चाहिए। क्योंकि देखो ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा मैं, ट्रेडिंग में हो सकता है कि मूव और भी कर जाए, बट मुझे फंडामेंटली ऐसा लग रहा है कि ये जो शेयर्स हैं ये अब ओवर वैल्यूड टेरिटरी के अंदर है। अगर किसी को जाना ही है इस पूरे सेगमेंट में, तो मुझे इन दो कंपनीज के मुकाबले में जो ओकोजोनोबल है या कैंसाई नेरोलैक है, इनके मुकाबले में सस्ते लग रहे हैं। अगर मार्केट में कभी भी अगर गिरावट आएगी तो वो शायद अपने आप को जल्दी प्रोटेक्ट कर लेंगे, ओकोजोनोबल या जो है कैंसाई नेरोलैक, अगर इस पूरे सेक्टर में डी रेटिंग होती है तो भी। तो क्योंकि वो पहले भी कंफर्टेबल जो है पी रेशियोज के ऊपर है। कैश जनरेट की बात करें तो इन्होंने जो पूरे साल में कितना कैश जनरेट किया, देखिएगा कैश जनरेट किया इन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, पिछले साल जनरेट किया था 610 करोड़, इस बार किया है 724 करोड़। और ये जो 724 करोड़ है यहाँ पर हम कंफर्टेबल हैं कि चलो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो की थी इन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट में पिछले बार 292, इस बार अपनी बढ़ा दिया। लेकिन इसमें एक खास बात और देखने के लिए मिलेगी आपको कि इन्होंने जो है करंट इन्वेस्टमेंट को सेल करके पैसा लिया है और फिर दोबारा से उसी को बेच दिया है। एक बार खरीदा एक बार बेचा, और उसकी वजह से जो प्रॉफिट आए हैं वो आप देखो अदर इनकम्स में आपको नजर भी आ रहे होंगे। और इसके अलावा इन्होंने के पास जो बैंक की एफडी पड़ी हुई थी उनकी मैच्योरिटी कराई है 208 करोड़ रुपए की, ये भी ध्यान रखिएगा, जो पिछली बार 150 करोड़ की थी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट, और इस बार जो इन्वेस्टमेंट जो पिछली बार उन्होंने 211 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्ट किए थे, अब क्या उसके बदले में केवल 106 करोड़ के ही फिक्स डिपॉजिट एफडी में डाले हैं। तो आप यहाँ पर एक सीधी सी बात डालेंगे, एफडी कम की है, एफडी की मैच्योरिटी ज़्यादा कराई है। तो अल्टीमेटली क्या है कि यहाँ पर आपने कैश एफडी से रिकवर कर लिया है बजाय की बिजनेस के। तो आपके पास जो कैश की बैंक एफडी, तो इसलिए आपको इन्वेस्टिंग में पैसा जाता हुआ कम लग रहा होगा। लेकिन आपकी इस बार इन्वेस्टमेंट भी आपकी बढ़ी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पैसा ज़्यादा लगाया है। इसी तरीके से अगर आपकी डिविडेंड की बात करें तो इस बार जो डिविडेंड है पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा डिविडेंड भी पे किया है। तो यहाँ पर जो है पिछले बार जो कैश घट रहा था इस बार बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कैश 21 करोड़ है, क्योंकि मैंने बताया भी कि क्योंकि ऊपर एफडी को भी ज़्यादा मैच्योर किया गया है इन्होंने और इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा पैसे लिए हैं, तो उस वजह से जो है इनके पास कैश भी जो है 78.92 करोड़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है, और उसका ब्रेकअप भी दिया हुआ है।
तो देखिएगा रिजल्ट्स वैल्यूएशन वाइज जो है मुझे रिजल्ट, अगर आप ये शेयर अगर नीचे की पी रेशो पे चल रहा था तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट थे, लेकिन जिन पी रेशो पे चल रहा है और केवल जो है शेयर होल्डर फंड में 8% की ग्रोथ और प्रॉफिट के अंदर डी ग्रोथ जो है, तो रिजल्ट जो है मुझे पसंद नहीं आए। और सीधी सी बात है, दोनों के रिजल्ट जो है उम्मीद से जो है ख़राब है, निराशाजनक है, चाहे एशियन पेंट्स की बात करें चाहे बर्जर पेंट्स की बात करें। लेकिन एशियन पेंट्स में एक कंफर्ट है कि वो इसके मुकाबले में कहीं लो पी रेशो पर जो है ट्रेड कर रहा है और इंडेक्स का शेयर सर साइज में बड़ी कंपनी है, तो वो कंफर्ट जो एशियन पेंट्स में जो है इसके मुकाबले में मुझे ज़्यादा लगता है कि अगर कल को डी रेटिंग होती है तो एशियन पेंट्स में गिरावट जो है बर्जर पेंट्स के मुकाबले में कम होनी चाहिए, अगर फंडामेंटल बेसिस पे बात करें तो। ये आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।